नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस। मैं हूं दीपक यादव। इस शो में जिक्र होता है रियल एस्टेट की खबरों का, मौजूदा ट्रेंड्स का। इंडस्ट्री लीडर्स के जरिए हम विश्लेषण करते हैं प्रॉपर्टी मार्केट के मुद्दों का। तो बढ़ते हैं आज के शो की तरफ, लेकिन सबसे पहले बात बुलेट पॉइंट्स की। नवी मुंबई में 2024 तक कई अहम इंफ्रा प्रोजेक्ट होंगे पूरे। नवी मुंबई की कनेक्टिविटी को मिलेगी रफ्तार, तो सस्ते घरों का एक्शन प्लान। सिडको के वाइस चेयरमैन संजय मुखर्जी से खास बातचीत। जुलाई सितंबर में कमजोर हुआ रियल्टी सेक्टर का सेंटीमेंट। ग्लोबल समस्याओं के चलते आगे और कमजोर रह सकता है सेंटीमेंट। रियल्टी सेक्टर के दिग्गजों के साथ मौजूदा हालात पर चर्चा। जनवरी से सितंबर के बीच बिके 2,73,000 घर, 2,65,000 नए घर हुए लॉन्च। 2019 के स्तर पर पहुंची बिक्री और नए लॉन्च। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एनारॉक की रिपोर्ट, देश के टॉप 7 शहरों में 2022 में हो सकती है 3,60,000 घरों की बिक्री। जनवरी से सितंबर के बीच दिल्ली, एनसीआर और मुंबई में बिके सबसे अधिक 1,30,000 घर। देश के टॉप 7 शहरों के मुकाबले इन दो रीजन में हुई 48% बिक्री। बुलेट पॉइंट्स के बाद अब बात रियल ट्रेंड्स की। मुंबई से सटे नवी मुंबई को लेकर घर खरीदार, निवेशक काफी उत्सुक रहते हैं, क्योंकि नवी मुंबई प्रीमियम प्रॉपर्टी डेस्टिनेशन के तौर पर उभरता जा रहा है। इसके पीछे बड़ी भूमिका है कई बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की। नवी मुंबई के अहम इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य है, जहां एक तरफ नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की 100% जमीन प्रोजेक्ट को हैंडओवर की जा चुकी है, फाइनेंशियल क्लोजर किया जा चुका है, तो वहीं 3 फेज में अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत 1.25 लाख घर तैयार करने की योजना है। नवी मुंबई के इंफ्रा डेवलपमेंट को लेकर मैंने बात की सिडको के वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर संजय मुखर्जी से। आपको भी सुनाते हैं पूरी बातचीत। हमारे साथ मौजूद हैं सिडको के वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर संजय मुखर्जी। सर, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मेरा पहला और बुनियादी सवाल यही है कि जब नवी मुंबई का जिक्र आता है तो वहाँ के इंफ्रा प्रोजेक्ट लोगों को आकर्षित करते हैं, लोग वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोग वहाँ पर प्रॉपर्टीज़ ले रहे हैं। तो वो जो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हैं वो कब पूरी तरह से अस्तित्व में आ जाएंगे, और वो कौन से, जैसे 4-5 बड़े नाम हैं इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, वो उनकी स्थिति क्या है, एक्चुअल स्थिति क्या है? उसमें सबसे प्रमुख प्रोजेक्ट जो है वो है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये शायद देश का एकमेव प्रोजेक्ट होगा जिसका 100% लैंड इज़ नाउ हैंडेड ओवर टू द प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट। 100% ज़मीन जो है वो हैंड ओवर हो चुका है। उस एरिया में सिडको ने जो सिडको का काम करना था, जैसे कि उल्वे रिवर का डाइवर्शन था, या तो फिर आपका लैंड स्टेबिलाइजेशन था, रॉक कटिंग था, तो ये सारे काम जो है सिडको ने कंप्लीट कर दिया है। उसी प्रकार से उस प्रोजेक्ट का अभी फाइनेंशियल क्लोजर हो चुकी है, और उसका कमर्शियल ऑपरेशन डेट जो है वो दिसंबर 24 जो है इस प्रकार से है। तो वो प्रोजेक्ट अभी एकदम मार्क पे है और वो प्रोजेक्ट अभी आगे चल रहा है। दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो है नवी मुंबई मेट्रो। तो नवी मुंबई मेट्रो जो है ये करीबन 11 साल पहले सिडको ने चालू किया था, और उस वक्त जो है इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेट्रो की पॉलिसी नहीं थी, तो इट वाज बिफोर इट्स टाइम। बट मेट्रो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड विषय है, तो उसको जो है हमने महा मेट्रो को दिया हुआ है, और उसका भी काम जो है एकदम जोरों से चालू है। एंड वो भी एकदम कंप्लीशन के पास ही जो है आज के डेट पे खड़ा हुआ है। हम लोग दुनिया के सबसे बड़ा शायद ऑनगोइंग हाउसिंग प्रोजेक्ट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में हमारे 3 फेजेज़ है, तो तीनों फेज़ मिलाकर करीबन 1.25 लाख घर का ये है। तो पहला फ़ेज़ जो था, जो 23,500 घरों का था, वो फेज़ कंप्लीट हो चुका है। सेकंड फेज़ जो है वो 67,000 घरों का है, उसका काम चल रहा है, और थर्ड फेज़ जो है उसका काम अभी चालू होने वाला है। तो ये जो है हाउसिंग जो है हम लोग जनरली जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्टर है और जो लो इनकम ग्रुप के लोग हैं उनके लिए दे रहे हैं। 1 BHK के घर है। एक कॉन्क्रीट अगर डेडलाइन की बात करें सर, क्योंकि 3 बड़े प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो एयरपोर्ट की आपने जिक्र किया, आपने हाउसिंग स्कीम का जिक्र किया, और एक ट्रांस हार्बर सीलिंग के, ये 3 बड़े प्रोजेक्ट हैं जो लोगों के जहन पे, लोगों के ज़ुबान पे रहते हैं, और वो चाहते हैं कि ये कब रेडी हो। तो कॉन्क्रीट डेडलाइन क्या है इनके तैयार होने की? हाउसिंग स्कीम का फ़ेज़ 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और उसके जो है जो फ्लैट्स थे वो फ्लैट्स का वितरण चालू है। इनफैक्ट ऑलमोस्ट सारे फ्लैट्स जो है वो फ्लैट्स निकल गए हैं। हाउसिंग स्कीम फ़ेज़ 2 जो है वो अभी 3 साल में वो कंप्लीट होगा, पर उसका भी जो है हमने रेरा में रजिस्ट्रेशन कर लिया है, और उसका वितरण जो उसका जो स्कीम है वो स्कीम चालू है। और अभी 7,900 करीबन 8,000 घरों का जो स्कीम है वो स्कीम अभी इट इज़ स्टिल लाइव। तो इस प्रकार से वो है। और एयरपोर्ट जो है, एयरपोर्ट का कमर्शियल ऑपरेशन डेट जो है वो 31 दिसंबर
2024 ये जो है ये एक सिडको और कंसेशनर के बीच में ये एग्रीमेंट है, और इसी हिसाब से डेडलाइंस अभी तक के जो काम हुआ है वो टाइमलाइंस के हिसाब से हो रहा है। एक और प्रोजेक्ट है आपका थाने क्रीक का, उसका क्या स्टेटस है? थाने थाने क्रीक ब्रिज, तो थाने क्रीक ब्रिज जो है ये सिडको और MSRDC का जॉइंट वेंचर है। इसमें सिडको जो है फाइनेंशियल पार्टनर है, तो हम इसमें एक जो है फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन करेंगे, और MSRDC जो है वो इसका एग्जीक्यूशन एजेंसी है, उसका भी काम चालू हो गया है। सर MTHL कोस्टल रोड के प्रोजेक्ट की क्या स्टेटस है? MTHL MMRDA इम्प्लीमेंट कर रहा है। सिडको ने जो नवी मुंबई क्षेत्र जो है उस क्षेत्र में भू संपादन जो है वो भू संपादन सिडको ने की हुई है, और वो जगह जो है हमने MMRDA को उपलब्ध करके दिया है। उसकी लैंडिंग वो पूरा एरिया का जो है बेसिकली लैंड एक्विजिशन का जो भाग है, रिमूवल ऑफ एनक्रोचमेंट से, यानी हमने इस प्रकार से एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल रिमूवल का एक बहुत बड़ा काम भी वहाँ पर किया हुआ है। तो MMRDA ने MTHL का मेरे ख्याल से डिक्लेयर किया है कि एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहे हैं। एक अंतिम सवाल कि जैसे उल्वे में आपने 7,800 घर का ये प्रोजेक्ट लेकर आए हैं PMY के तहत, इसके अलावा और सस्ते घर अफोर्डेबल हाउसिंग के और प्रोजेक्ट क्या लाने का विचार है और कहाँ लाने का विचार है? तो हमने सारे नोड्स में, इनफैक्ट नवी मुंबई के नोड्स है, वेदर इट इज़ वाशी, वेदर इट इज़ घनसोली, वेदर इट इज़ आउटसाइड नवी मुंबई, समझ लीजिए खारगर है, कलम्बोली है, उल्वे है, द्रोणागिरी है, तो हमने सारे नोड्स में हाउसिंग प्लान किया हुआ है। अब ये जो सारे नोड्स में हाउसिंग प्लान की हुई है वो उस नोड की रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्लान किया गया है। तो अलग अलग सेगमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन के लिए हमने ये प्लान किया गया है। जाहिर है कि इसमें इसकी जो कॉस्ट है वो अलग अलग एरियाज़ में उसके हिसाब से कॉस्ट में भी जो है वो फ़र्क रहेगा, लेकिन ये सारे जो टोटल घर बन रहे हैं इसमें 35% इज़ रिजर्व फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, 15% इज़ रिजर्व फॉर द लोअर इनकम ग्रुप। तो करीबन 50% जो घर है ये जो आर्थिक कमज़ोर लोग हैं और लोअर इनकम ग्रुप है, इनके लिए जो है ये रिज़र्व किया गया है। हमने सप्लाई रेस्ट्रिक्शन को ईज़ कर दिया है। आज जनता के पास एक ऑप्शन है दैट दे कैन कम टू सिडको एंड बाय, और हमारा जो फ्लैट्स का जो डिस्पोजल का जो प्रक्रिया है इट इज़ एन एंटायरली ऑनलाइन प्रक्रिया। हाँ, और ये सिक्योरिटी चेक्ड है, इट इज़ सिक्योरिटी ऑडिटेड, और ये एंटायरली ऑनलाइन है। तो कोई भी जो है वो अप्लाई जो करेगा उसका पूरा प्रोसेस वो चाहे भी तो वो हाथ से नहीं लिख सकता है, यानी उसको कंप्यूटर में ही जाना पड़ेगा, कंप्यूटर से ही करना पड़ेगा, उसका लॉटरी जो होगा वो भी कंप्यूटर में होगा। सो द होल थिंग हैज़ बीन डन इन सच अ वे देयर इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रांसपेरेंसी, पूरी लॉगिंग है उसका। तो इसके लिए जो है अभी तक के हमने जितने भी स्कीम्स निकाले हैं उसमें रिस्पांस जो है वो रिस्पांस अच्छा आया है। हमने इसके पहले एक स्कीम निकाली थी फॉर कोविड वॉरियर्स, उसमें करीबन 4,500 घर जो है हमने कोविड वॉरियर्स को दिया है। एक पुलिस पर्सनल के लिए हमने स्कीम निकाली थी, उसमें करीबन 1,500 घर जो है वो पुलिस पर्सनल को हमने दी हुई है। ये जो स्कीम है इसमें 7,900 ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्टर्स के लिए निकाला हुआ है। इसके पहले हमने एक और स्कीम निकाली है दैट इज़ समथिंग लाइक 2,500-2,700 हाउसेस फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्टर। सो जो इकोनॉमिकली वीकर लोग हैं उनके लिए अभी हमने ऑफ लेट करीबन 10,000 से ज़्यादा घर जो है हमने उनके लिए अवेलेबल किया है। तो ये जो मार्केट पे शॉर्टेज है ये शॉर्टेज को भी एड्रेस करने का एक प्रयास है, और अगर इसके बाद हमें दिखे कि इसमें और ज़रूरत है तो निश्चित रूप से सिडको जाएगा। यानी नवी मुंबई के 5 अहम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पूरे होने के बाद 2024 तक तस्वीर कुछ और ही हो सकती है। बहरहाल रुक करते हैं अगले रियल ट्रेंड्स का। दिवाली बीत चुकी है और इस बार प्रॉपर्टी मार्केट में जहां एक और घर खरीदार बढ़ चढ़कर खरीदारी करते दिख रहे थे तो वहीं डेवलपर्स का उत्साह भी बहुत ऊपर था। लेकिन दिवाली में प्रॉपर्टी मार्केट में कैसा रिस्पांस रहा और अब आगे घर खरीदारों का सेंटिमेंट कैसा है, क्योंकि कुछ रिपोर्ट है जो दावा कर रही हैं कि इस साल यानी 2022 में घरों की बिक्री का आंकड़ा 3,60,000 यूनिट को पार कर सकता है। तो कई रिपोर्ट में दावा है कि प्रॉपर्टी मार्केट में बहुत अधिक उत्साह नहीं है। तो हकीकत क्या है जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ इंडस्ट्री लीडर्स हैं, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ हैं राजन बांदेलकर, नेशनल प्रेसिडेंट नरेटको। हमारे साथ हैं गुलाम जिया, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नाइट फ्रैंक इंडिया। तो बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मेरा पहला सवाल राजन सर आपसे होगा। हमने दिवाली से पहले भी बात की थी, काफ़ी चर्चाएं की थी, अच्छी खासी रौनक नजर आ रही थी दिवाली से पहले। तो कैसा रिस्पॉन्स दिखा इस दिवाली आपको? सर दिवाली में मैं बताता हूँ, दिवाली में जनरली क्या होता है कि घर खरीदारी बहुत कम होती है, उतनी होती नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि घर खरीदारी है ना,
हम बहुत ही खुश नसीब है कि अगर आप देखो तो हमारी हकीकत में गए कोरोना के बाद 12 महीने दिवाली चल रही, ऐसी हालत है। क्योंकि सेल बिक्री, गुलाम जिया सर भी मेरे से सहमत होंगे कि अगर आंकड़े देखो तो ये आंकड़े ऐसे दिखा रहे हैं कि गए 10 साल में जो नहीं हुआ वो रिकॉर्ड, मतलब हर एक रिकॉर्ड, जैसे बोलते हैं ना कि सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली रिकॉर्ड के ऊपर रिकॉर्ड तोड़े तोड़े जा रहे हैं क्रिकेट में, वैसे रियल एस्टेट में ये सेल्स के बारे में, कंस्ट्रक्शन के बारे में सारे रिकॉर्ड्स टूटते जा रहे हैं। और ये बहुत अच्छी बात है। हालांकि रिपोर्ट मेरेडको और नाइट रैंक का साथ में है कि नाइट रैंक का मानना ये है कि आते हुए दिनों में थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी। ऐसी दिक्कतें हमेशा आनी चाहिए। क्या होता है कि जो अपने प्राइम मिनिस्टर सर बोलते हैं कि अगर आपको ठीक होना है तो कड़वी दवा पीनी चाहिए। अगर दूसरा क्या होता है कि अगर आपके पास, अगर समझो स्पीड ब्रेकर आ गया, आप गाड़ी चला रहे, स्पीड ब्रेकर आ जाए तो अच्छा होता है कि आपका स्पीड जो होता है ओवर स्पीड में नहीं जाते हो, कंट्रोल हो जाता है। मैं तो उस चीज को मैं हर को अच्छे में ही मानता हूँ। लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ कि अब लोग, इनका मानना ये है कि अभी आरबीआई का रेपो रेट बढ़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि ग्लोबल अगर आप देखो तो ग्लोबल इंटरेस्ट रेट जो 2, 2.5 और 3% था वो बढ़ के अब लोगों को दिख रहा है कि ग्लोबली इंटरेस्ट रेट जाएगा 5.5, 6, उसके ऊपर जाने का दिख रहा है। मतलब अगर ग्लोबली ग्लोबली अगर समझो ये लगता है कि इंटरेस्ट रेट वहां पर ही, मतलब उनको जो अमेरिका है या बाकी कोई भी अपने विदेशों में लोगों को उनके यहाँ पर ही अगर वो रिटर्न मिलता दिखाई देगा तो वो क्यों यहाँ इन्वेस्ट। गुलाम सर, मेरा अगला सवाल आपसे होगा। आपने और नरेटको ने मिलकर सेंटिमेंट सर्वे जारी किया है, उसमें स्कोर पहली तिमाही से लगातार कमजोर होता हुआ दिखा है। वहीं दूसरी ओर एक दावा है कि इस साल 3.5 लाख यूनिट से भी अधिक घर बिक सकते हैं। तो सेंटिमेंट में गिरावट लेकिन बिक्री में बढ़त, कैसे समझें इसको? देखिए, फिलवक्त जैसा कि राजन जी भी बता रहे थे कि हालात थोड़े से अंदाजा लगाने के लिए दोभर बनते जा रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल सिचुएशन है। हमारे भारतवर्ष में भी जो एक्साइटमेंट है वो बहुत ही अब तक के ऐसा नहीं देखा गया, ऐसा एक्साइटमेंट है, जबकि ग्लोबल सिनेरियो थोड़ा सा ग्लूमी बन रहा है। तो कहीं ना कहीं सच्चाई दरमियान में है। ना तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट वाली बात दुरुस्त हो और ना ही बहुत ज्यादा डिप्रेशन की या दुख की बात भी दुरुस्त है। तो सच्चाई कहीं दरमियान है, और ये सच्चाई आते समय हमारे सामने पूरी तरह से सामने प्रकट होगी। लेकिन इस समय जो कुछ चल रहा है बाजार में वो बिल्कुल सही कहा बंदेलकर साहब ने कि पिछले 8-10 सालों में इस कदर ट्रांजैक्शंस, इतना मकानों की बिक्री नहीं देखी गई जितनी हम अब देख रहे हैं। और जहां एक तरफ इंटरेस्ट के रेट को लेकर, और हम जिस सर्वे की बात कर रहे हैं वो सप्लाई साइड सर्वे है, जहां पर सारे डेवलपर्स और इनके एटीट्यूड और उनके सेंटिमेंट्स को हम आंकने की कोशिश करते हैं। तो वहां पर ये चिंता तो बनी रही है कि आरबीआई जैसे इंटरेस्ट बढ़ा रही है उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं जाकर अफोर्डेबिलिटी पे तो पड़ना है। और इस वजह से ये सेंटिमेंट्स और फ्यूचर सेंटिमेंट्स, देखिए हमारे सेंटिमेंट्स दो तरह के हम जिसे कवर करते हैं। एक तो करंट सेंटिमेंट कि आज सेंटिमेंट कैसा है, और अगले 6 महीने बाद सेंटिमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हम ये दोनों चीजें मापते हैं। तो जो फ्यूचर सेंटिमेंट है वहां पर इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है, करंट सेंटिमेंट आज भी अच्छा बरकरार है। बिल्कुल। तो चर्चा के बीच में यहां वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे और रियल ट्रेंड्स की इस चर्चा को जारी रखेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस, और आज प्रॉपर्टी प्लस में हम बात कर रहे हैं कि दिवाली के बाद का मार्केट कैसा है, कंज्यूमर्स ने कैसा रिस्पांस दिया और डेवलपर्स की आफ्टर दिवाली क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है। तो इस पूरी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। राजन सर, मेरा अगला सवाल यह होगा कि करंट और फ्यूचर सेंटिमेंट स्कोर गिरता दिख रहा है, ऐसे में डेवलपर्स की स्ट्रेटेजी क्या होगी? मैं एक चीज अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो मैं आपके चैनल पर या जहां पर भी मैक्सिमम टाइम यही बोला है कि जब तक हम एब्सॉर्ब कर सकते हैं प्राइस राइज, हम एब्सॉर्ब करें। क्योंकि क्या होता है, जैसे मूवी में कहा जाता है कि एंटरटेनमेंट 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 ही मूवी चलाती है, सेम वे डेवलपर को सिर्फ एक ही चीज चलाती है, वो सेल सेल सेल। तो जिस दिन तक इसका सेल चल रहा है, जैसे मैं बोलता हूँ कि
अगर अगर एक एकदम सादे भाषा में बताऊं तो अपन नल खोले तो पानी आता है, तो अपने को मन में शांति रहती है। वैसे ही जैसे बोला ना कि हमने ऑफिस खोला और मकान बिकते रहे, वो हमेशा अच्छा है। और गुलाम जिया सर, मैं आपको और दीपक जी आपको भी एश्योर करना चाहता हूं कि अगर आपने देखा होगा तो डेवलपर ने गए 4 5 6 साल इतने बेकार देखे हुए थे रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, तो उसके मध्य जितने भी लोग हैं उनको एक चीज पता चल गया कि भाई आप इफोरिया में बिल्कुल नहीं आते। And Gulam Dia sir, I can assure you from the point of industry, we all today live in reality. We know what's the reality and we know कि अब we have to deliver. सर आपने जो बताया कि करंट और फ्यूचर फ्यूचर जो सेंटिमेंट है, ऑफ कोर्स इस चीज के बारे में हमने क्या किया मैं बताता हूँ। देखो कि मैं थोड़ा गुलाम दिया सर से यहाँ पर इत्तेफाक नहीं रख रहा हूँ। क्यों मैं बताता हूँ कि अगर आपने पीछे देखा होगा कि ये अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कब हुए, गए 2 3 साल में कोरोना के बाद हुए। कोरोना के पहले अगर आप देखो तो हमारे को जो एनबीएफसी दे रही थी, मतलब डेवलपर को स्पेशली एनबीएफसी या फंड हाउस या जो इक्विटी दे रहे थे, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले बहुत ज्यादा ही था। तो आज जो भी डेवलपर को रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है कंस्ट्रक्शन में या वगैरह, अगर आप देखो सीएफ वगैरह में, तो वो बहुत अच्छे दाम पे मिल रहा है एंड दे आर वेरी हैप्पी। मोर ओवर इसके वजह से क्या हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने से जी लोगों को डेवलपर को भी कंस्ट्रक्शन में भी स्पीड आ गया, पैसा इजीली मिलने लग गया, डिलीवरी होने लग गया। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो रेरा में भी आप देखो कि प्रोजेक्ट जो कंप्लीट होने का जो पेस है वो बहुत बढ़ता दिख रहा है। गुलाम सर, रेजिडेंशियल और ऑफिस मार्केट का आउटलुक क्या देख रहे हैं? देखिए, ऑफिस मार्केट में भी एक तरह से थोड़ा सा कंफ्यूजन सा बना हुआ है, क्योंकि जहां पर भारत में बहुत ही बढ़िया कंजम्पशन है, भारत की इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है, तो हमारा जो लोकल डिमांड है वो तो शायद ऑल टाइम हाई पर है। लेकिन चूंकि ग्लोबल परिस्थिति थोड़ी सी चिंताजनक है, चाहे आप जो रशिया और यूक्रेन वॉर का जिक्र कर लें या फिर एनर्जी क्राइसिस की बात कर लें, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्होंने ग्लोबल, खास तौर से अमेरिका और यूरोप, और हमारा जो ऑफिस मार्केट है वो बहुत हद तक अमेरिकन इकोनॉमी पर डिपेंड करता है। अब वहां पर भी दो पहलू सामने आ रहे हैं, तस्वीर के दो रुख सामने आ रहे हैं। एक तरफ तो ये कहना कि चूंकि वहां पर एक रिसेशनरी जैसा एक माहौल बना हुआ है, तो शायद वहां उस कारण से वहां इकोनॉमी अच्छी नहीं चल रही है, तो इंडिया में काम ज्यादा नहीं आएगा, जिसे हम आउटसोर्सिंग कहते हैं, वो काम ज्यादा नहीं आएगा, जो हमारे लिए ऑफिस मार्केट का सबसे बड़ा जरिया है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सोचा जा रहा है कि अगर वहां पर इस किस्म के हालात बने, जब जब भी वहां पर डिप्रेशन या इस तरह की इकोनॉमी में गिरावट आती है, तो वो लोग आउटसोर्सिंग करते हैं और आउटसोर्सिंग का काम दोबारा इंडिया में सबसे ज्यादा आता है। तो दोनों भी अटकलें लग रही हैं। राजन सर, ग्लोबल इकोनॉमी में अस्थिरता है, यूएस फेड लगातार रेट बढ़ा रहा है, भारत में महंगाई औसत से ऊपर है, इसका रियल्टी सेक्टर पर आप क्या असर देख रहे हैं? हम तो बोलते हैं ना कि हम तो डेवलपर सपने सपने बेचते हैं, सपने बांधते हैं, सपने बोते हैं। तो ऋषि सोनक जो आए ना, वो भी एक अच्छी गुड वुमेन हम मानते हैं इसको। क्या होता है कि उसके वजह से आप जैसे देखो कि आज लंदन और यूके में सारे जगह पर अगर स्थिति अच्छी हुई तो 100% अगर आप सोचो तो कितने ही भारतीय हैं जो आज अब्रॉड में। आज मोदी जी के बाद में और हर एक के लोगों में जो देश प्रेम जागा हुआ है, अपन जो बोलते हैं कि मेक इन इंडिया, आज लोगों को ऐसा लगने लग गया है कि भाई वो लोगों का जो भी यंग पीरियड है कि जो वो लोग ने काम करते हुए वहां पर बिताया है, तो उनकी जो ओल्ड एज बोलो या रिटायरमेंट बोलो या बाकी जो भी आराम की जिंदगी करनी है, तो वो हर आदमी अपने मिट्टी पर आकर, अपने धरती पर आके करना चाहता है। उस चीज को हम एनकैश करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हमने ग्लोबल एग्जीबिशन चालू किया और इस तहत हमारी अक्टूबर 9 और 10 को, दिसंबर 9 और 10, सॉरी माफी चाहता हूँ, दिसंबर 9 और 10 को दुबई में एग्जीबिशन है। दूसरी बात जो आपने कहा कि ये इसका हमने दूसरा जोड़ ये लगाया कि अगर आपने देखा होगा तो इसमें भी मैं फिर से मोदी जी और अपने सेंट्रल गवर्नमेंट को बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने टेक्नोलॉजी का अगर आपने देखा होगा तो गए 3 साल से इतना इन्होंने पब्लिसिटी किया हुआ है कि आज हर कंस्ट्रक्शन साइट पर, मेजर कंस्ट्रक्शन साइट पर सारे नए नए टेक्नोलॉजी यूज करना चालू हो गए, जिसके वजह से पहले जो
पोजीशन पीरियड था कि यह प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन पीरियड था, वो पहले से कम आ गया। गुलाम सर, इसी सवाल को आपसे भी समझना चाहेंगे। जाहिर है कि सेंटिमेंट स्कोर में गिरावट के पीछे वैश्विक आर्थिक हालात जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं एमपीसी की बैठक भी दिसंबर में जो शेड्यूल थी उसे नवंबर में एडिशनल बैठक के तौर पर भी किया जा रहा है, हालांकि दिसंबर में भी होगी। ऐसे में ट्रिगर्स और हर्डल्स क्या देख रहे हैं आप? देखिए, मेरे लिए सबसे बड़ा जो चिंता का विषय, जैसे हमने ड्यूरिंग द डिस्कशन हमने जिस पर गौर किया, वो ये अफोर्डेबिलिटी का है। और चाहे वो होम लोन के इंटरेस्ट की दर हो या प्रॉपर्टी प्राइजेस हो, ये दोनों चीजें अफोर्डेबिलिटी पर बड़ा इम्पैक्ट करते हैं। ऑब्वियसली वेल्थ क्रिएशन या जॉब और जो आपके इंसेंटिव्स या और सारी चीजें जो इनकम रिलेटेड हैं वो अपनी जगह पर इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये दो हैं जो सप्लाई साइड से महत्व रखते हैं। और इन दोनों पर हमें एक प्रश्न दिख रहा है। अगर इसी प्रकार इंटरेस्ट रेट होम लोन बढ़ता रहा तो कहीं ना कहीं सेंटिमेंट, और वही हमारा सेंटिमेंट स्कोर बता रहा है कि इससे सेंटिमेंट्स तो कम से कम जरूर मजरूह होते हैं। और अगर प्राइस भी अस्थिर रहे तो उसको हम किसी तरह कवर अप कर सकते हैं। तो ये दो चीजें हैं जिनसे मैं थोड़ा बहुत चिंतित हूँ, और लेकिन उम्मीद है कि इतना ज्यादा इम्पैक्ट फिर भी नहीं दिखाई देगा। ब्याज दरें बढ़ती रह सकती हैं, दुनिया भर में ब्याज दरें बढ़ रही हैं, लिहाजा भारत में भी इसका असर पड़ता दिखेगा, क्योंकि निवेशकों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। हालांकि एक बड़ी अहम बात आपने कही कि अगर अफोर्डेबिलिटी को मेंटेन किया जाए तो बहुत ज्यादा असर पड़ता नहीं दिखेगा। उसका सारा दारोमदार डेवलपर्स पर रहेगा, राजन सर आप लोगों पर रहेगा। यानी आगे भी जो सेंटीमेंट कमजोर दिख रहे हैं वो रह सकते हैं, लेकिन उसको अफोर्डेबिलिटी से गति मिलती हुई जरूर दिख रही है। तो बहुत शुक्रिया करेंगे राजन सर आपका, और गुलाम जिया साहब आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और रियल एस्टेट सेक्टर की मौजूदा स्थिति को बताने के लिए। तो आज प्रॉपर्टी प्लस में फिलहाल इतना ही। अगले शो में होगी मुलाकात किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।